नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। आज मैं आपके लिए पर्यावरण और सामाजिक शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन है प्राथमिक स्तर पर और इसमें क्या है, मूल चीज़ ध्यान में रखना है, कहानी और कविताओं का प्रभावी उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, कक्षा में विविधता की पूर्ति, पाठों को आनंददायी बनाना है, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो भाषिक कौशलों तो भाषा से संबंधित आएंगे, जहाँ संस्कृत हिंदी होंगे। यहाँ पर तो पर्यावरण के लिए पूछा, ये विकल्प हट गया। पाठ आनंददायक बन जाएगा, बिल्कुल कविताओं से आनंददायक बनता है, लेकिन इसके अलावा और भी बेटर विकल्प हो सकता है, तो ये हटेगा। कक्षा में विविधता, तो कक्षा में विविधता कहानी और कविताओं के माध्यम से ही नहीं लाई जा सकती है ना। और सीखने के लिए संदर्भ, देखिए आपको ये तो पता है कि जो प्राथमिक स्तर के बालक है वो सबसे ज़्यादा किससे सीखेंगे? कहानियों और कविताओं के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस माध्यम से वो सीख रहे हैं, इसका मतलब उनको ऐसा वातावरण प्रदान कर रहे हैं हम। तो सीखने के लिए जब संदर्भगत वातावरण प्रदान कर रहे हैं हम कहानियों कविताओं का प्रयोग करके, तो ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। इस प्रकार जो पहला प्रश्न है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न ये देखिए, सभी विषयों में ऐसा प्रश्न आता है जो सर्वदृश्य सामग्री है उसमें। ठीक है, सर्वदृश्य सामग्री का है। उसमें देखिए, प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। अप्रक्षेपित सामग्री किसके आधार पर? प्रक्षेपण के आधार पर नहीं है। अप्रक्षेपित नहीं है, इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? वो प्रक्षेपी होने चाहिए अपने विकल्प में। ठीक है, प्रक्षेपी। एक होती है प्रक्षेपी और एक होती है अप्रक्षेपी। ठीक है, अप्रक्षेपी ये या ना नहीं, जो प्रक्षेपी नहीं है। ठीक है, अब प्रक्षेपी क्या होती है? जिसका प्रदर्शन पर्दे पर किया जाए और विद्युत यंत्रों के माध्यम से किया जाता है, वो होती है प्रक्षेपी। जबकि इसका पर्दे पर जिसका प्रयोग नहीं किया जाएगा वो अप्रक्षेपी हो जाएगी। तो देखिए, चार्ट, रेडियो, इनको पर्दे पर नहीं दिखाया जाता, तो ये दोनों विकल्प क्या है? अप्रक्षेपित है। अप्रक्षेपित नहीं है पूछा, इसका मतलब प्रक्षेपी कौन सा? ये दोनों है नहीं। पेग बोर्ड, पेग बोर्ड भी पर्दे पर प्रदर्शित नहीं किया जाता। पेग बोर्ड क्या होता है? ये देखिए, कुछ गेम खेलने के लिए काम आता है। एक प्रकार का हार्ड बोर्ड होता है जो लकड़ी या धातु का बना होता है, छिद्रयुक्त होता है। ठीक है, जबकि स्लाइड क्या होती है? फिल्म पट्टिका, कांच पट्टिका, या जिसमें फिल्म पट्टिका होती है उसे कहते हैं स्लाइड। फिल्म पट्टिका का प्रदर्शन किया जाता है, तो ये क्या होती है? ये प्रदर्शन ही होता है, इसमें ना ये प्रक्षेपी सामग्री होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें फिल्म दर्शाई जाती है। इस प्रकार जो प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है वो स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो 2 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किस प्रकार की है? एकल अनुशासनिक, द्विअनुशासनिक, संकुचित या बहुअनुशासनिक? देखिए, प्रकृति पूछा है, अनुशासनिक मतलब कि इसका विषय है संबंध। तो एकल, इस पर्यावरण का केवल पर्यावरण से ही संबंध है, गलत है। दो विषयों से है, तो ये भी गलत है। संकुचित यानी कि इसका अर्थ संकुचित है, प्रकृति संकुचित है नहीं। इसका अगर पर्यावरण अध्ययन का आप अध्ययन करोगे तो वो क्या है? वहाँ प्रकृति में याद रखना हमेशा विस्तृत क्या है? विस्तृत है, या कह सकता हूँ मैं व्यापक है। विस्तृत या व्यापक है। ठीक है, विस्तृत या व्यापक हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, है ना। तो संकुचित भी हट जाएगा। बच्चा कौन सा? बहु अनुशासनिक बच्चा है। इसका मतलब जो बहु अनुशासनिक हो जाएगा वो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। बहु अनुशासनिक यानी कि जो बहुत से विषय हैं उनसे संबंधित है पर्यावरण अध्ययन, जैसे भूगोल हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, नागरिक शास्त्र हुआ, समाज शास्त्र हुआ, इतिहास हुआ ना। इन सबसे पर्यावरण का संबंध होता है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 3 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सामाजिक अध्ययन की कौन सी छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है? सामाजिक अध्ययन 6 से 8 उच्च प्राथमिक के लिए पूछा है। कौन सी छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है पूछा है ना। छात्र केंद्रित पूछा है, याद रखना। देखिए, प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन कौन करता है? शिक्षक करता है। ठीक है, कौन करता है? शिक्षक, या ना जो मॉडल वगैरह जो भी होते हैं उनका प्रदर्शन करता है। व्याख्यान विधि में भी शिक्षक ही व्याख्यान देता है ना। बच्चा तो केवल निष्क्रिय होता है, जबकि यहाँ सक्रिय पूछा है, तो ये दोनों ही विकल्प हट जाते हैं। ठीक है, ए व बे दोनों नहीं होगा। बच्चा कौन सा? अधिन्यास विधि, बिल्कुल। अधिन्यास विधि के बारे में भी सीख लो। देखिए, अधिन्यास विधि करके सीखने पर आधारित है। ठीक है, करके सीखने पर अधिन्यास विधि आधारित हो। इसमें शिक्षक क्या करता है? अधिन्यास
कर देता है। किसका? जो पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटता है, छोटे छोटे इकाइयों में बांटता है और फिर छात्रों को उस पर कार्य करने के लिए दे देता है। तो छात्र क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। छात्र क्या हो जाते हैं? इसमें सक्रिय होकर काम करते हैं, है ना। इसका मतलब ये छात्र केंद्रित विधि है। और अधिन्यास विधि का दूसरा नाम भी देख लो। अधिन्यास विधि का अगर पूछा जाता है दूसरा नाम क्या है, तो इसे बोला जाता है दत्त कार्य विधि। दत्त कार्य विधि, ठीक है। इस प्रकार आपका जो प्रश्न संख्या 4 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। सामाजिक अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य पूछा है, बस ये भी ध्यान रखो। देखो लक्ष्य तो होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख पूछा है, ठीक है। तो देखिए समाज के बारे में जानना, तो समाज के बारे में, केवल समाज के बारे में जानना ये प्रमुख लक्ष्य नहीं होता। इसके अलावा संस्कृति का संरक्षण करने की सोच रखना, तो संस्कृति का संरक्षण तो हर विषय में ही होती है सोच रखना, है ना, केवल सामाजिक से जरूरी नहीं है। और सोच विकसित करके उस विकसित करना पहले, और विकसित करके उस पर उसे लागू भी करना, अपने जीवन में उतारना, नहीं कि केवल सोच रखना, तो ये भी विकल्प हट जाता है। फिर है सामाजिक सदस्यों से तालमेल रखना, तो केवल सामाजिक सदस्यों से आप तालमेल रखोगे तो ये प्रमुख लक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रमुख लक्ष्य ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा उच्चतम नागरिकता का विकास। उच्चतम नागरिकता, तो देखिए नागरिकता क्या होती है? नागरिकता इंग्लिश में आप जानते हो क्या कहते हैं? अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहते हैं। सिटीजनशिप कहते हैं, यानी कि एक मानव समुदाय, एक विशेष मानव समुदाय, एक विशेष मानव समुदाय, मानवों का समूह, या कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय या राजनीतिक जो क्षेत्र होता है, जो समूह होता है, उसमें, है ना, उसकी एक नागरिक के रूप में जो पहचान होती है वो क्या कहलाती है? नागरिकता कहलाती है। तो सामाजिक अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य यही है कि उच्चतम नागरिकता का विकास किया जाए, ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 5 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं 6वें प्रश्न पे। 6वें प्रश्न है कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है। ये कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का? आपको पता है पिछली बार भी पर्यावरण में या सामाजिक में जो डेफिनेशन है वो आती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि डेफिनेशन आएगी। तो देखिए ये परिभाषा दी है कि पारिस्थितिकी की प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है। ये जो कथन है किस वैज्ञानिक का है? ईपी ओडम, चार्ल्स एल्टन, ई वार्मिंग या अर्नस्ट हेकल, ठीक है। तो देखिए ईपी जो ओडम है, ईपी ओडम है, इनकी यही परिभाषा है कि जो पारिस्थितिकी है वो प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है। ये किसने कहा? याद रखना, ये ईपी ओडम ने कहा। और मोस्ट जो आपका डेफिनेशन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ईपी ओडम की परिभाषा है पारिस्थितिकी की प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है। पारिस्थितिकी के बारे में और कुछ देखते हैं, तो याद रखना कि पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नस्ट हेकल ने। अर्नस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, जबकि पारिस्थितिकी नाम किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी नाम दिया था टेंसले ने। किसने दिया था दोस्तों? टेंसले ने दिया था। टेंसले ने पारिस्थितिकी नाम दिया, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया अर्नस्ट हेकल ने, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाना है। क्या सिखाना है? मानचित्र, ठीक है। बस इसको याद रखो। तो शिक्षार्थियों में कौन सा कौशल को बढ़ावा मिलता है, कौन सा कौशल डेवलप होता है ना? मानचित्र सिखाने से कौन सा कौशल आता है? प्राथमिक स्तर पर, बस इतना ध्यान रखना है। तो देखिए मानचित्र का क्या काम है? बस वही कौशल होगा। वहाँ हम गणनाएं अनुमान तो करते नहीं है मानचित्रों से, क्या करते हो? साफ सुथरा रेखांकन, तो मानचित्र में इसका क्या काम है? और माप के अनुसार चित्रण करना, तो माप नहीं होता मानचित्र में। मानचित्र में किसी विशेष स्थान, है ना, जगह की, वहाँ की सापेक्ष स्थिति और वो किस दिशा में है उस दिशा बोध की जानकारी मिलती है। ये कौशल विकसित होता है मानचित्र से, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो आपके 7 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। प्रश्न संख्या 8 आया है आपके जो पाठ्य योजना होती है ना, पाठ्य योजना, उससे आ रखा है, ठीक है, कि किस शैक्षिक योजना के अंतर्गत सत्र पर्यंत, बस ये याद रखना, सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा होता है। तो पता है आपको सत्र पर्यंत क्या होता है? पूरे साल की, पूरे 1 साल का पूछा इसमें। वार्षिक योजना, अर्धवार्षिक, दैनिक योजना, इकाई योजना। देखिए पाठ्य योजना के प्रकार है, उसमें इकाई योजना भी आ जाता है, दैनिक योजना भी आता है, वार्षिक भी आता है। तो अर्धवार्षिक तो ऐसे हट जाएगा क्योंकि ये इस कोई प्रकार की पाठ्य योजना है ही नहीं। अब देखिए इकाई योजना में क्या होता है? इकाई योजना में ये होता है कि कोई भी पाठ है ना, उस पाठ को इकाइयों में बांट कर जब
अध्यापक शिक्षण करवाता है और अपनी जो दैनंदिनी डायरी देखी होगी आपने, सरकारी शिक्षकों के पास रहती है, उसमें जो विवरण लिखता है, जो प्रक्रिया का ब्यौरा लिखता है, वो अति पाठ योजना। तो इकाई योजना हो जाएगी जिसमें इकाइयों में बांट के पाठ को पढ़ाया जाता है। यहाँ वो होगी नहीं, क्योंकि ये तो प्रत्येक दिन, ये तो प्रत्येक कालांश में होगी। इकाई का संबंध है प्रत्येक कालांश से, ठीक है। दैनिक योजना ये प्रतिदिन होगी, तो ये भी हट जाएगी। यहाँ सत्र पर्यंत पूछा है। वार्षिक योजना यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। एक मासिक होती है, वो महीने की होती है ना। वार्षिक योजना का मतलब क्या है? पूरे वर्ष भर की, यानी कि हर दिन बनाएगा और पूरे वर्ष भर के प्रक्रिया का ब्यौरा लिखाएगा, उसने क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 8 है, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 है कि कक्षा 1 से 5 के लिए उपयुक्त अध्याय नहीं है। 1 से 5 के लिए ना, प्राथमिक के लिए पूछा है, उपयुक्त अध्याय कौन सा नहीं है। उपयुक्त अध्याय किस दृष्टि से? तो ये याद रखना, मूल्यांकन या आकलन की दृष्टि से, ठीक है। मूल्यांकन या आकलन, जिससे अच्छा हो सके, जिससे अच्छा डेवलप हो सके, उनका शिक्षण में सुधार हो सके, उस दृष्टि से। तो देखिए, जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं वो हमारा शहर या हमारा गांव पे भी लिख सकते हैं, और हमारा प्यारा भारत, इनके बारे में वो लिख सकते हैं, ठीक है। उपयुक्त अध्याय नहीं है पूछा है, तो ये ए व बे दोनों ये तो मतलब हो सकते हैं। तो बच्चा कौन सा? राष्ट्रीय जन जागृति। राष्ट्रीय जन जागृति जो भी अभियान या आंदोलन होते हैं, तो इसके बारे में इतना विस्तृत रूप लिखना पड़ता है। इसके क्या कारण है, ये किस कारण से हुआ, ये कब हुआ, इसमें तारीख, डेट वगैरह सब याद रखनी पड़ती है ना। किस किस ने भाग लिया, क्यों हुआ, इसको वापस मतलब जो ये जब भी खत्म होगा राष्ट्रीय जन जागृति अभियान या आंदोलन, तो ये कब होगा, क्यों होगा, किस कारण से होगा, क्या इसके उपाय, ये सारी चीज़ों चर्चा करनी पड़ती है। जो 1 से 5 वाला बालक ने करके 6 से 8 वाला जो उच्च प्राथमिक है वो कर सकता है। तो ठीक है, इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 9 है, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। देखिए, आकलन में सफलता प्राप्त करना। तो देखिए, आकलन में आप सफलता प्राप्त करोगे, ये तो बाद की चीज़ है। पहले पर्यावरण अध्ययन पढ़ाओगे, फिर ही तो आकलन में सफलता मिलेगी, तो ये हट गया। फिर है कि क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना। देखिए, कौशलों का विकास करेंगे, लेकिन कब? जब पहले पर्यावरण अध्ययन पढ़ा लेंगे। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के बाद ही तो क्या होंगे? कौशल डेवलप होंगे। तो इस प्रकार ये हटा जाता है। बाकी क्रियाकलाप तो संचालित हो सकते हैं, ठीक है। विज्ञान के इसलिए ये हट जाएगा क्योंकि साथ में कौशलों का विकास आ रहेगा। विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाएं, अवधारणाओं समझना। तो ये क्या है? ये तो मस्तिष्क विकास में होती है, और प्राथमिक स्तर पर ये संकल्पनाएं, ये अवधारणा, ये तो बिल्कुल हट जाएगा। ये तो उच्च प्राथमिक के लिए है भाई, 608 के लिए अवधारणाएं वगैरह, है ना। प्राथमिक वाले नहीं समझ पाएंगे। बाकी है कि जो सीखने वाले हैं उनको प्राकृतिक प्रकृति है उनके पास आसपास में, और उनका समाज है, उनकी संस्कृति है, उस वातावरण से, उस पर्यावरण से उनको जोड़ देना। जब उनको दैनिक व्यवहार से हम जोड़ देंगे, उसके आसपास के वातावरण से जोड़ देंगे, तो वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा तरीके से सीखेगा। तब अच्छी तरीके से आकलन में सफलता भी मिलेगी और कौशल भी डेवलप हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 10 है, तो वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 11 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो प्रयुक्त कार्य गोष्ठी विधि है, उसमें छात्रों की कितनी संख्या होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। आज कुछ नई शिक्षण विधियों के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे पहले अध्ययनास विधि देखा, आज कार्य गोष्ठी विधि के दे रहे हैं, है ना। कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, पहली बात तो कार्य गोष्ठी विधि अगर आ जाए कि किस प्राथमिक स्तर होती है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर होती है 6 to 8 वालों के लिए, ठीक है। क्या होती है कार्य गोष्ठी विधि, इसके बारे में देख लेते हैं। कार्य गोष्ठी विधि में क्या होता है कि कम से कम क्या, 30 से 40 छात्र होते हैं, वो एक निश्चित स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर फिर किसी विषय पर वो विचार विमर्श करते हैं। किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करते हैं सभी 30-40, है ना। तो ये क्या है? ये सामाजिक अभिव्यक्ति, अभी जो व्यक्ति है उसका विकास करने वाली सर्वश्रेष्ठ विधि हो जाएगी भाई। समाज, वो समूह में काम कर रहे हैं ना, तो सामूहिकता की भावना भी बढ़ेगी, है ना। समूह में मिलकर कार्य करने ना। और एक चीज़ याद रखना, इसमें जो प्रत्येक बालक होगा 30-40 में से, है ना, प्रत्येक बालक होगा वो क्या होगा? वह सक्रिय होगा। प्रत्येक बालक सक्रिय होगा, यानी कि कोई ना कोई काम वो करेगा ही करेगा। पहले विचार विमर्श करेंगे, फिर उस क्रियाकलापों में क्रियान्वयन करेंगे, उस कार्य को बढ़ावा देंगे। तो 30 से 40 इसमें छात्रों की संख्या कार्य गोष्ठी विधि में होती है, ठीक है। तो जो प्रश्न संख्या 11 है, इसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि प्रकृति संबंधी परिवर्तन, समस्याओं और जलवायु इत्यादि का अध्ययन हम किन किन विषयों में करते हैं।
प्रकृति संबंधी कोई भी परिवर्तन होता है, प्रकृति की जो भी समस्याएं हैं या जलवायु, मिट्टी, जो भी प्रकृति के तत्व हैं, ठीक है, तत्व आ गए, समस्याएं आ गई, घटनाएं होती हैं, इन सभी का किसकी, प्रकृति से संबंधित है ना, इन सब का हम अध्ययन किन विषयों में करते हैं। तो देखिए केवल पर्यावरण नहीं होगा, पर्यावरण में करते हैं ठीक है, और केवल भूगोल में भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, भूगोल, पर्यावरण और विज्ञान, ये क्या है, ये आपसी सह संबंध वाले विषय हैं। तो इन सभी में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 12 है, वहाँ विकल्प 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है कि पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन सी शिक्षा सिद्ध हो सकती है। देखिए समस्या किसकी हल करनी है, पर्यावरण की, है ना, तो सर्वाधिक उपयोगी शिक्षा कौन सी सिद्ध हो सकती है। तो समस्या जब पर्यावरण की है तो सामान्य शिक्षा, तो ये पर्यावरण संबंधित है नहीं, ठीक है। भाषाई शिक्षा, तो ये तो भाषा के बारे में होगी, जो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी वहाँ पे काम आएगी। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होगी, अनौपचारिक शिक्षा होगी आपके परिवार से संबंधित, आपके समाज से संबंधित, आपके मित्रों से संबंधित, वहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो क्या होती है, वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो ये विकल्प भी हट गया, बल्कि कौन सी आ जाएगी, पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण के बारे में समझाना है तो पर्यावरण की शिक्षा ये तो जो शिक्षक कर सकता है विद्यालय में हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 13 है उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। किलपेट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपेट्रिक। सर्वप्रथम विचारक या प्रतिपादक कौन है, तो जॉन डीवी है जो सर्वप्रथम विचारक है। अब देखिए किलपेट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद या प्रकार कितने बताए, 4 बताए, है ना। ईवीएस एसएसटी का जो पिछला वीडियो टीचिंग मेथड्स का बनाया हुआ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें प्रोजेक्ट विधि के बारे में बताया हुआ है, किलपेट्रिक के बारे में बताया हुआ है, और जो भी ये 4 प्रकार है उस पर भी बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने 4 प्रकार बताए, कौन कौन से। सर्जनात्मक प्रोजेक्ट बिल्कुल बताया है भाई, है ना, जिसमें बालक रचना करके सीखता है। रसास्वादन, कहीं पर नाम मिलेगा आनंदात्मक प्रोजेक्ट या प्रयोजना, ठीक है, प्रोजेक्ट या प्रयोजना एक ही चीज़ है। रसास्वादन या आनंदात्मक, बच्चा आनंद के साथ सीखता है तो ये भी है, और समस्यात्मक प्रोजेक्ट ये भी है जिसमें समस्या का समाधान करता है। और चौथा प्रकार कौन सा भाई, चौथा प्रकार आ जाता है अभ्यास प्रोजेक्ट, यानी जिसमें बालक अभ्यास को ज़्यादा महत्व देता है, ये चौथा प्रकार हो गया। इस प्रकार उपयुक्त सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो आपके 14 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते, कक्षा में पढ़ाओगे दहेज की समस्या पढ़ाना है तो किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, ये चीज़ पूछी हुई, ठीक है। देखिए प्रयोगशाला विधि ये कक्षा में नहीं होकर प्रयोगशाला में होगी, इस प्रकार समझिए चीज़ को। भाषण विधि में शिक्षक भाषण देगा, यहाँ दहेज की समस्या समझाने, और दहेज की समस्या को सर्वश्रेष्ठ तरीका समझाना, तो भाषण से दहेज की समस्या नहीं समझा जा सकती, ठीक है। अनुसंधान में खोज करनी, दहेज में कोई खोज करनी नहीं, तो बच्चा विकल्प अपने आप आपको मिल जाएगा, उत्तर अपने आप मिलेगा, ऐसे हटाओ आप जो विकल्प नहीं आते हैं, ठीक है। तो बच्चा कौन सा, पात्र अभिनय विधि, बिल्कुल ऐसे ही हो गए ना, कक्षा में बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, या आप कक्षा में कर सकते हो ना, पात्रों का अभिनय करवा सकते हो, ठीक है। अब चलिए साज सज्जा वहाँ पे करवाने की आवश्यकता नहीं है ना, साज सज्जा वेशभूषा को छोड़ो, बाकी आप ऐसे ही करवा सकते हो कि जैसे मान लीजिए कक्षा में आप विवाह स्थल बना दिया, है ना, जो लड़की लड़का का विवाह आपने करवा दिया, वहाँ पे जो लड़के का पिता है वो दहेज मांगेगा, फिर एक लड़के को आपने पुलिस बना दिया, वहाँ पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगा, या कुछ उससे पहले जो गांव वाले वो भी समझाएंगे, तो ऐसी चीज़ें आप दहेज की समस्या में बता सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 15 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के पर्यावरण शिक्षण लेवल 1 रीड और रीड लेवल 2 सामाजिक शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और यकीन कीजिए ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को मिस मत कीजिए दोस्तों, इन्हीं वीडियो में से आपके प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बिल्कुल कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये जो वीडियो है दोस्तों, तो इनके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।